Okay, so now starting with FEMA. This is the first chapter of your economic laws. Once we're done with FEMA, we'll go ahead with all the economic laws chapters. Once we're done with all of them, we'll come back and go to our corporate law balance chapters. Okay, so talking about Foreign Exchange Management Act, in a crux, it is going to be quite simple because काफ़ी कुछ syllabus हट गया ना FEMA से. ठीक है, so talking about objects of FEMA, simple है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना इस फेमा का ऑब्जेक्ट. ठीक है, इफ़ यूर इन द न्यू कोर्स, तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज हर तरह से रेगुलेशन तुम्हारे सिलेबस में है. कैसे फेमा में हम फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो रेगुलेट करते हैं, वेराज FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में हम फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो रेगुलेट करें. ठीक है, वेराज इन द ओल्ड कोर्स पीपल यू हैव ओनली फेमा, सो इन अ वे इट्स गुड. ठीक है, सो नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑफ फेमा विच हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. Okay, and then there are certain things which are still there in the syllabus. Okay, so we will start with what are the objects of FEMA, then we'll go on to whom does it apply to and all those things. Okay, so let's start with objects of FEMA is to regulate foreign exchange and orderly and development growth of foreign exchange market. Now the question is whom does it apply to? It applies to सबसे पहली चीज़, it applies to the whole of India. So if you're in India तुम्हें FEMA लगेगा. ठीक है, secondly it applies to branch office agencies outside India which is owned or controlled by a person resident in India. PRI is person resident in India. You will understand that soon. ठीक है, and lastly the third part is branch office any contravention by a person to whom this law applies, even if that person goes outside India, उनका contravention भी FEMA में covered है. Is this okay? Now moving ahead, applicability of FEMA के बाद next is going to be your syllabus. अपने syllabus में क्या क्या है, but अब क्योंकि सिलेबस कम भी हुआ है, आई हैव नॉट चेंज दिस ऑन पर्पस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो क्या चला गया. बिकॉज हैड आई डायरेक्टली कैंसल्ड एंड स्टार्टेड टीचिंग, तुम्हें अगर डाउट है कि वो है या नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगता है वो भगाया, तो भगाया नहीं. आई जस्ट टेल यू व्हाट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड व्हाट इज स्टिल देयर. ठीक है, सो ये था अपना सिलेबस अब तक. देयर इज PRI PROI पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, AP ऑथराइज पर्सन ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट रिपाट्रिएशन एडजुडिकेशन. ठीक है, ICNA इसको हटा दिया, ऐसे मैंने इसको हटा दिया. सो नाउ ऑल दैट वी हैव इज गोइंग टू बी PRI PROI ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट एंड एडजुडिकेशन. इज दिस ओके? ठीक है, सो नाउ वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग विच इज़ PRI PROI. प्लीज़ गाइस समझना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. ठीक है, सो एंड एट द एंड ऑफ दिस आई विल आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस. ऑब्वियसली वी हैव मेनी क्वेश्चंस बट वी वोंट बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. 2-3 कर लिया अपना काम हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दैट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या? गाइस अंडरस्टैंड, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है एक होता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया को डिफाइन नहीं किया, ऐसे बोला जो PRI नहीं है वो PROI है. इनिशियली शायद आपको PRI PROI सुनने में ऐसा लगे क्या प्राइप चल रहा है, थोड़ी देर बाद यू गेट यूज्ड टू इट. ठीक है, सो PRI इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PROI इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, बोला जो PRI नहीं है वो PROI हो जाएगा. ठीक है, बट PRI ठीक से डिफाइन किया क्योंकि अगर यहाँ भी लिख देते जो PROI नहीं है वो PRI है तो लूप बन जाता. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट PRI कौन होता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है. ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब डिपेंड्स ऑन वो पर्सन कौन है. ठीक है, तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. दे कैन बी एन इंडिविजुअल, दे कैन बी कंपनी, दे कैन बी ब्रांच ऑफिस एजेंसी. क्योंकि यहाँ तो उनको भी अट्रैक्ट होता है जो इंडिया के बाहर है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी क्यों ना हो. तो डिपेंड करता है तुम PRI हो या PRO है. PRI को लगेगा इसलिए. सबसे पहले टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट बंदा इंडिविजुअल. इंडिविजुअल PRI PROI कैसे होता है? अगर तुम्हें पता हो तो टैक्स में किसी को रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक रूल इज़ 182 या 3 182 हो 182 डेज और मोर या मोर देन 182 और मोर. अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हो तो टैक्स के हिसाब से आप रेसिडेंट होते हो. फेमा में इतना सा ट्विस्ट है कि इट इज़ मोर देन 182. अगर किसी को क्लिक की नहीं और ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है इट इज़ मोर देन नॉट इक्वल टू. सो अगर तुम देखो तो मिनिमम 183 डेज रहना पड़ेगा. ओके, सो इंडिविजुअल के लिए ही मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मिनिमम 182 डेज, मोर देन 182 डेज, सो इट इज़ मिनिमम 183. ओके, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कंपल्सिव स्टे इज़ नॉट काउंटेड. अगर तुम्हें मजबूरन रहना पड़ा, लाइक तुम्हारा कोई लेवर फ्लाइट था जो फ्लाइट उड़ा ही नहीं, आपने एक दिन यहाँ रहना पड़ गया एयरपोर्ट पे ही, इट्स कंपल्सिव स्टे नॉट काउंटेड. नेक्स्ट, सिटीजनशिप इज़ इररिलेवेंट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ के सिटीजन हो, तुम इंडिया में रहे ना 183 डेज तुम रेसिडेंट हो जाओगे. ठीक है, एंड ओहो तो यहाँ टैक्स भरना पड़ेगा. भाई टैक्स के रेसिडेंट नहीं हो रहे तुम, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो रहे हो एज पर फेमा, तुम्हें फेमा के रूल्स लग जाएंगे. इज दिस ओके? सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज कंपनी. कंपनी PRI PROI कैसे होती है? सबसे सिंपल है, कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई उस पर. अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई तो PRI,
बाहर हुई तो PRO है. Okay, so if the company is registered under Companies Act तो PRI, नहीं तो PRY. सिंपल है. अब आते हैं थोड़े मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ पे, विच इज़ ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी. ठीक है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी PRI PRY कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इंडिया में ना एक कंपनी है, इसने ना अपना एक ब्रांच खोला लंदन में. ओके, इंडिया में कंपनी है, लंदन में ब्रांच खोला. नाउ द क्वेश्चन वाज, जो लंदन ब्रांच है, इंडिया में जो कंपनी है वो तो PRI है, बट जो लंदन ब्रांच है वो PRI या PRO है? तो लंदन वालों ने बोला ये तो हमारे यहाँ है ना, तो ये हमारी हुई. हमने कहा नहीं, वो वैसे नहीं करते, मेरी है, तुम्हारी अगर किसी और के पास जाके बैठ जाए तो उसकी हो जाएगी नहीं ना. तो कंपनी हमारी है, उसका एक ब्रांच है, ब्रांच तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारा हो गया, रहेगा तो वो हमारा ही ना. पोजेशन ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप थोड़ी. तो उन्होंने बोला नहीं यार, बट हमारे. हमने कहा देखो बच्चों ऐसी बातें मत करो, है तो वो हमारी ना, कंट्रोल हमारे पास है, ओनरशिप हमारे पास है, तो वो हमारी रहेगी. तो लंदन वाले बोले ओके, सो इफ इट इज़ ओन्ड बाय PRI देन इट इज़ PRI. वो मान गए. फिर एक दिन क्या हुआ, लंदन की एक कंपनी थी, उसने इंडिया में ब्रांच खोला. वैसे ही लंदन वाले कूद पड़े, बोले एक सेकेंड, हमारी तो हमारी रहेगी, तुमने बोला था. तो हमने कहा करेक्ट, बट वो हमारे संस्कार हैं, तुम्हारे नहीं. तुम्हारे यहाँ तो जिसके पास बैठे वहाँ हो जाते हैं. तो सिमिलरली ये याद रखना, वो है कहाँ तुम्हारी ब्रांच? उसने बोला इंडिया में. हमने कहा तो बस हमारी है, जो हमारे पास है वो तो हमारी है, हमारी कहीं जाए तो भी हमारी है. इन शॉर्ट सब कुछ हमारा है. हमारी वाली तुम्हारे पास गई तो भी हमारी है, और जो हमारे पास आ गया वो तो हमारा है कहाँ, इंडिया में, तो हमारी है. सो इवन दिस इज PRI. सो दे सेड इफ इट इज़ इन इंडिया तो वो PRI है ही, लेकिन इफ इट इज़ आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल फॉर बाय अ PRI, देन इट इज़ ऑल्सो PRI. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PRI इज PRI. सिंपल है, PRI PROI. ठीक है, अब इतने से कंसेप्ट पे क्वेश्चन है. ठीक है, उससे पहले PROI, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन द स्टार्ट, PROI इज अ पर्सन हु इज नॉट PRI. ठीक है, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, आई वांट यू टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चंस एक एक करके प्लीज. Printex Computers is a Singapore-based company having several business units all over the world. It has a unit for manufacturing This is Singapore-based company. It has a unit in Pune and a branch in Dubai, which is controlled from Pune. So now tell me, what about Pune branch? वो तो है इंडिया में, so PRI. Dubai branch is controlled from Pune, PRI. Next, Ram resided in India. Just read this question. Honestly, इसका आंसर फर्स्ट लाइन में, बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. I hope you understood. PRI या PROI? Obviously, stayed for less than 183 days, तो PROI हो जाएगा ये. Next, one more question, we'll go ahead. ABC Limited incorporated in India, established a branch in London. London branch, PRI. XYZ foreign company established a branch in New Delhi. New Delhi branch, PRI. New Delhi branch controls a branch at Colombo, PRI. Everything is PRI. So now after these questions, let's go ahead. AP अब ये नहीं रहा. सो जस्ट नो तुम्हारा कितना कम हो गया, ये सब कुछ आपके सिलेबस से हट गया फिलहाल. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव इज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये है और ये अच्छा खासा है. सो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में. एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज डे टू डे थिंग्स जो हम करते रहते हैं. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज विच आर रिलेटेड विद असेट्स एंड लायबिलिटीज़. ठीक है, तो अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का गेम हो रहा है, इट्स दैट. अगर रिकरिंग कॉस्ट की बातें हो रही हैं तो इट्स करंट अकाउंट, यू नो दैट. ठीक है, सो शेड्यूल 1 ये वो ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट में जो प्रोहिबिटेड होते हैं. ठीक है, शेड्यूल 2 ये वो हैं जो प्रोहिबिटेड नहीं है, ये अलाउड है, बट ये इतने महंगे होते हैं. दिस कुड रेंज फ्रॉम, ये तुम 2 रुपये में भी कर सकते हो, तुम 2 करोड़ में भी कर सकते हो. ठीक है, एंड ये वो हैं जो हर कोई करते रहता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना, या पढ़ने बाहर जाना, या वेकेशन पे बाहर जाना. सो दीज आर नॉर्मल थिंग्स. तो उन्होंने अप टू अ लिमिट फ्रीली अलाउ किया है, एंड एक्सीडिंग दैट लिमिट उन्होंने RBI अप्रूवल रखा हुआ है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड. ये थोड़ा ईजी है, अच्छा चलो CG ये और ईजी है, अच्छा चला RBI. इज दिस ओके? सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू लर्न कि हर शेड्यूल में क्या है. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मीनिंग है ये, इट इज़ अदर देन कैपिटल इज़ करंट, एंड नॉर्मली ये सब फ्रीली परमिटेड है एक्सेप्ट फॉर दोज शेड्यूल्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, ट्रांजैक्शंस फॉर विच ड्रॉवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड. वी रिमेंबर दैट इज लंडन CC. लंडन CC इतने सारे हैं ये पॉइंट्स. सो सबसे पहले L इज़ लॉटरी. ठीक है, लॉटरी का एक सिंपल समझ लो, रेमिटेंस.
या तो लॉटरी की इनकम से या लॉटरी की टिकट खरीदने, 2 चीज़ हो सकती है, तो एक एक करके समझते हैं. सो अंडरस्टैंड, अगर लॉटरी की इनकम, आप लॉटरी में पैसा डाला फॉरेनर ने और जीत गया, बोलता है फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी चाहिए. यार देखो, तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स ले जाओ, वी डोंट माइंड. तुम बिजनेस करो, प्रॉफिट ले जाओ, वी डोंट माइंड. तुमने लॉटरी में पैसा डाला और जीत गए, ऐसे थोड़ी हम फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे. तुम डालोगे 10 रुपये, ले जाओगे 1 लाख रुपये. हम पागल हैं यहाँ पे? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो खत्म हो जाएंगे. तो हमने कहा देख भाई, लॉटरी विनिंग्स नहीं मिलेगा. अगर तुम हॉर्स रेस वगैरह खेला, उसमें जीत गए, नहीं मिलेगा. बट हाँ, सट्टा जीते नहीं मिलेगा. हॉर्स रेस जब हो रही थी, रेस में जो हॉर्स जीता उसको विनिंग अमाउंट मिलेगा कन्वर्ट होकर फॉरेन एक्सचेंज में. गाइस अंडरस्टैंड, वी ऑल टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, INR मिलेगा. ठीक है. सो एंड लास्टली, आउट ऑफ एनी अदर हॉबी, कसिनो वसीनो गए और जीत गए, नहीं मिलेगा. ठीक है. सो या फिर फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट खरीदनी है इंडिया के बाहर, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, सॉरी नहीं मिलेगा, क्योंकि विनिंग्स कल को नहीं आया तो. नेक्स्ट, बैंड या प्रिस्क्राइब मैगजीन. इंडिया में जो मैगजीन बैंड है, प्रिस्क्राइब्ड है, उसको इंडिया के बाहर खरीदने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी? प्रोहिबिटेड. या फुटबॉल पूल्स एंड स्वीपस्टिक्स, इन सब के लिए इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलता, ये प्रोहिबिटेड है. ठीक है. ना कमिंग टू एन, नेपाल भूटान. अगर आप नेपाल भूटान ट्रैवल करते हो या फिर आप किसी इंसान वहाँ रहने वाले के साथ ट्रांजैक्ट करते हो, दोनों के लिए नहीं चलता. क्यों? क्योंकि जहाँ INR चलता है वहाँ फॉरेन एक्सचेंज क्यों बर्बाद कर रहे हो? INR चला लो. जहाँ INR नहीं चलता वहाँ फॉरेन एक्सचेंज चलाएंगे. ठीक है. रिजर्व्स कम है अपने पास. ना कमिंग टू डी, डी इज़ डिविडेंड बैलेंसिंग. कोई भी कंपनी जिसने डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, उसको डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है. सो इफ देयर इज दिस कंपनी इन US, ठीक है, इसके ना शेयर होल्डर्स हैं इंडिया में, इसके शेयर होल्डर्स हैं. नॉर्मली ये ऐसे डिविडेंड देते हैं और वो अलाउड होता है. लेकिन अगर इसने डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर ये नॉट अलाउड होता है. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट इज NRI स्पेशल रुपी अकाउंट. अब ये क्या है? नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट बेसिकली इस, जब कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में अकाउंट खोलेगा तो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट खोलेगा. बट वो अगर आके बता नहीं मैं तो INR खोलूँगा, तो INR तो इंडियंस खोल लेते भाई, तुझे क्यों बुलाया हमने? बट ठीक है, तूने INR खोला, वी डोंट, क्या कर सकते हैं ना, दिल टूटा बट कोई बात नहीं. अब तुम बोलो INR अकाउंट जो खोला उस पर जो रिटर्न आएगा इंटरेस्ट, वो मुझे फॉरेन एक्सचेंज में चाहिए. तो एज यू सो शैल यू रीप. इफ़ यू अंडरस्टैंड, जामुन का पेड़ लगाओगे, आम नहीं उगेंगे उसमें. आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा. सिमिलरली अगर तुम्हें रिटर्न फॉरेन एक्सचेंज में चाहिए तो इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज में करो. INR में इन्वेस्ट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज में रिटर्न लोगे, क्या समझ के रखा है? ठीक है. सो इसलिए नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट पे भी रिटर्न्स नहीं मिलता है फॉरेन एक्सचेंज में. सॉरी. नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट लंदन हो गया. लंदन. अब आते हैं सी पे. सी इज़ कॉल बैक सर्विस. कॉल बैक सर्विस वो जो प्रमोशनल कॉल्स होते हैं ना, आप मिस कॉल दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे, वो जब तक INR में खर्चा हो रहा है वी डोंट माइंड. अगर फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है, आपने बाहर इंडिया के कोई कॉल सेंटर हायर किया है, वो कॉल बैक कर रहा है, लोगों को कॉल कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, ये सब प्रमोशन के पैसे फॉरेन एक्सचेंज में नहीं मिलते हैं, INR में मिल सकते हैं. क्योंकि INR का क्या खत्म हो जाएगा, हम फिर छाप लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ी छाप लेंगे. सो कॉल बैक सर्विस. एंड लास्टली कमीशन ऑन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट नॉट अलाउड का मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट मत करो. 2 केसेस में नॉट अलाउड है बस. ठीक है. विच इज़, सबसे पहला मैंने डूइंग थ्रू रुपी स्टेट क्रेडिट रूट. रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वो रूट है, मतलब आपको अप्रूवल ही इस कंडीशन पे मिलता है कि आप जो एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग कमीशन वो INR में करोगे, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं. जब आपको अप्रूवल दे रहे थे तो आपसे पूछा था कि चलेगा क्या ये कंडीशन, तुमने बोला हाँ चलेगा. बाद में उठ के तुम बोलते नहीं मेरे को तो फॉरेन एक्सचेंज में ही कमीशन देना है, तो नॉट अलाउड. तो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स INR में ही देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं चलता है. दूसरा, अगर आप अपने ही जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी को सेल कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर अंडरस्टैंड उसमें सी कमीशन का मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है इम्पोर्टर ढूंढा उसने मेरे लिए, इसलिए मैं उसको कमीशन दे रहा हूँ. यहाँ अगर मैं अपने ही जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी को एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो इम्पोर्टर तो मेरा ढूंढा हुआ था, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है टू हैव एनी एजेंट, तो उसका कमीशन डिसअलाउड है. इन 2 चीज़ों में आपको नहीं मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज. बाकी कमीशन एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है. ओके. सो लंदन CC वाज L, लॉटरी N, नेपाल भूटान D, डिविडेंड बैलेंसिंग N, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट C, कॉल बैक एंड C, कमीशन एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट, शेड्यूल 2 विच इज़ जहाँ पे CG से पूछ के करना पड़ता है. टू एन एक्सटेंट अलाउड है, उससे ज़्यादा करना है तो CG से पूछना पड़ेगा, विच इज़ फैट मॉप CCC. बट हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज RFC अकाउंट. RFC रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट. गैस जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है तो हम उससे क्या उम्मीद करते हैं, वो कौन सा अकाउंट खोलेगा? नॉन रेसिडेंट इंडिया में कौन सा अकाउंट खोलेगा? फॉरेन एक्सचेंज. बट उसने खोला क्या था?
INR, तो हमें दुख हुआ। ऐसे इंडियन से क्या एक्सपेक्टेड है? INR। बट अगर वो आके बोले नहीं मेरे को फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलना है, तो भाई हमें तो तुझ पे प्राउड फील होगा। तो ऐसा होता है, इंडियंस गो आउटसाइड इंडिया, लाइक रेसिडेंट्स गो आउटसाइड इंडिया, और बाहर जाके दे हैव अर्न अ गुड अमाउंट, ठीक है, बाहर जाके उनको कोई फॉरेन एक्सचेंज मिल गया। सो नाउ वन ऑप्शन दैट दे हैव इज वो चाहें तो उस फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है, और कन्वर्ट करा के उस फॉरेन एक्सचेंज को INR में कन्वर्ट करा ले। बट दे लाइक अगर अगली बार भी तो जाना पड़े, तो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज ही रख दिया बैंक में। सो ओहो, बैंक इज़ लाइक प्राउड ऑफ यू। अब अगर वो उस फॉरेन एक्सचेंज को कहीं यूज़ करना चाहते तो आपसे पूछेंगे थोड़ी, प्रोहिबिटेड चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बट अगर कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो वो तो उनका पैसा आपसे मांग थोड़ी रहे। सो देन RFC अकाउंट से ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे, शेड्यूल 1 वाले नहीं, 2 या 3 वाले, तो फ्रीली अलाउड है, ठीक है। सो ना इट्स कॉल्ड FATMOP CCC। एक एक करके बात करते हैं। F इज़ फ्रेट ऑन वेसल चार्टर्ड बाय PSU। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑन वेसल चार्टर्ड बाय PSU, फ्रेट जब हमारी एक वेसल है, वेसल जो हमने हायर पे लिया, उसका जब फ्रेट पेमेंट कर रहा है PSU, तो फिर आपको CG से पूछना पड़ेगा, बिकॉज CG के अपने वेसल्स कम पड़ गए थे क्या, क्यों हायर किया, तो रीज़न बताओ और फिर अलाउ होगा, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें कुड रेंज फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। तो हो सकता है ये कम लगे, हो सकता है फ्रेट बहुत बड़ा हो, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा वेसल कितने बड़े डिस्टेंस के लिए ले, ठीक है। ए इज़ एडवर्टिजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। तुम अगर समझ के देखो, एडवर्टिजमेंट में चाहूँ तो 5,000 का भी कर सकती हूँ और 50 करोड़ का भी कर सकती हूँ। सो हमें नहीं पता तुम इंडिया के बाहर एडवर्टिजमेंट करो तो कितने का करोगे, तो CG से पूछ लो। एडवर्टिजमेंट बुरी बात नहीं है, बट दिस कुड रेंज फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, ठीक है। सो एडवर्टिजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, $10,000 तक फ्रीली अलाउड है। $10,000 से ऊपर किया तो पूछना पड़ता है, और 3 केसेस में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, विच इज़ टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए, या इंटरनेशनल बिडिंग इंडिया में हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए। इन 3 चीज़ों में कितना भी करो चलेगा, बाकी सब में 10,000 तक चलेगा, उसके ऊपर करना है तो CG से पूछना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट T, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर इज दैट बड़ा सा सैटेलाइट विच यू कॉल, जब हमें कोई कुछ भी टेलीकास्ट करना हो, लाइक इफ़ यू नो, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सारे चैनल सीधा लॉन्च नहीं होते गाइस, चैनल्स हैव टू एक्सपेरिमेंट वंस। लाइक जैसे हम कभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, हम उसे रेंट पे लेते प्लेस, सीधा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सिमिलरली अगर कोई अपना चैनल लॉन्च करना चाहता है, सो पहले ना वो अपने कंटेंट को, जैसे होम शॉप 18 हुआ, ये सब पहले चैनल्स नहीं थे, ठीक है। सो यहाँ तक कि आज तक भी पहले दूरदर्शन पे आता था 1 घंटे के लिए, दैट इज़ हाउ इट इज़। सो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने दूसरे चैनल पे ना 1-2 घंटे को हायर करते हैं, हायर करके जो खुद को दिखाना है वो दिखाते हैं, उसकी TRP देखते हैं, फिर उस हिसाब से चैनल लॉन्च करते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड, अच्छा ही है, सेफ प्लानिंग है बिजनेस की, नहीं चला तो कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बच जाएगा। तो वो जो ट्रांसपॉन्डर है अब्रॉड में किसी और चैनल का, वो हायर करना पड़ता है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, उसके चार्जेस डिपेंड करता है तुमने कौन सा चैनल लिया। इंडिया में भी तुम अगर दूरदर्शन लेने जाओगे सस्ता पड़ेगा, वहीं तुम अगर स्टार स्पोर्ट्स लेने जाओगे महंगा पड़ेगा, ठीक है। सो M इज़ मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग पेमेंट्स टू एजेंट अब्रॉड। मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा मोड्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड वो अपने एजेंट्स अब्रॉड को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन दे आर पेइंग टू एजेंट अब्रॉड कमीशन, उसके लिए उन्हें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि अब्रॉड में कितने एजेंट है, क्या रेट पे कमीशन दे रहे हो, कितना दे रहे हो, हमें नहीं पता, तो इसलिए प्लीज़ हमसे पूछ लो, ठीक है। सो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर नहीं, मल्टी मोडाल। सो फैट, इफ़ यू अंडरस्टैंड, F वॉज फ्रेट, A वॉज एडवर्टिजमेंट, T वॉज ट्रांसपॉन्डर एंड M वॉज मल्टी मोडाल, ठीक है। अब आते हैं O पे। O इज़ ओशन ट्रांसपोर्ट। ओशन ट्रांसपोर्ट से हमने इंपोर्ट किया, दिस टाइम वी इम्पोर्टिंग। इंपोर्ट किया तो तुम्हें पता हो तो इंपोर्ट 2 टाइप पे होता है, CIF एंड FOB, ठीक है। CIF में ये होता है कि भाई रिस्क तेरी, आई विल रीएम्बर्स यू, एंड FOB में ये होता है एक्सपोर्टर ने एक बार बोर्ड पे चढ़ा दिया, उसके बाद वो फ्री है, रिस्क भी मेरी। इफ अंडरस्टैंड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का फंडा है, मेरे को रिस्क मत दे, मुझसे पैसे ले ले, बट फेमा बोलता है पैसे ही तो बचाने थे भाई, तू रिस्क ले ले बट पैसे मत दे। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, कौन से में होता है कि रिस्क लेना होता है पैसे नहीं देते, FOB, ठीक है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड, FOB पे अगर तुम करोगे तो अप्रूवल नहीं है, बट अगर तुमने इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट किया CIF पे, CIF में क्या होगा, सामने वाला तुम्हारे लिए पे करेगा, तुम्हें रियम्बर्स तो उसको उसी की करेंसी में करना पड़ेगा, तो INR यूज़ करने का स्कोप ही नहीं है। वेराज FOB में ऐसा होता है वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट है, हम चाहें तो INR में दे दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर तुमने इंपोर्ट किया थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, सो इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन CIF बेसिस, तो अप्रूवल चाहिए। FOB पे किया तो नो अप्रूवल, मेक सेंस, ओके। नेक्स्ट P इज प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड। अब्रॉड में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है जिसका प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप हम दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप इज अपना एडवर्टीजमेंट ऑल थ्रू आउट, प्राइज मनी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा चेक दिया जाता है जो बैंक में नहीं जाता है, ठीक है। सो ये देना है तो $1 लाख तक अलाउड है पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उससे ज़्यादा करना है तो CG का अप्रूवल है, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज़ इसके लिए खर्चा करते हैं तो कितना भी अलाउड है, ठीक है ना। CCC,
सी इज़ कल्चरल टूर. कल्चरल टूर इज़ इंडिया के बाहर किसी सेलिब्रिटी वगैरह की टीम ने टूर किया टू प्रमोट आवर कल्चर. जैसे होली पे वहाँ के लोगों के लिए परफॉर्म करने गए, या कोई भजन संध्या परफॉर्म करने गए, या दिवाली पे या ईद पे आप बाहर जा रहे हो टू परफॉर्म फॉर देम. इट्स कल्चरल टूर. 1 रुपया भी खर्चा करना है तो सीजी से पूछना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई लिमिट नहीं है. तुम चाहो तो करोड़ों खर्च दो इस पर. कल्चरल टूर इज़ नॉट पिलग्रिम. तीर्थ यात्रा नॉट कल्चरल टूर. हज पे जाना नॉट कल्चरल टूर. कल्चरल टूर है जब अपने कल्चर को प्रमोट करने गए हो आप बाहर, ठीक है, जो सेलिब्रिटीज़ कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट इफ लाइक हो ऐसा बोला ये सब हमारा कल्चर, तुम्हारा कल्चर है, यहाँ के कल्चरल टूर की डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट सी इज कंटेनर डिटेंशन चार्जेस. जब भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो इफ यू नो देर आर रूल्स टू क्रॉस द सी एंड एवरीथिंग. कभी आपका कोई कंटेनर कहीं डिटेन हो गया शिपिंग बिजनेस में, तो उन्होंने बोला कि देख भाई, कंटेनर कौन सी कंट्री में डिटेन हुआ, कौन सी ऑफेंस पे डिटेन हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि कितना पेनल्टी आएगा, ठीक है. हो सकता है ये पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये पेनल्टी बहुत कम है, ठीक है. हमें नहीं पता कितनी आएगी पेनल्टी. इसलिए वी मेड अ सिस्टम कि तू ना जा इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास, एक बंदा है जिसको सब पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि आपकी पेनल्टी कितनी होनी चाहिए. उतनी पेनल्टी अलाउड है, उससे ज़्यादा चाहिए तो सीजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कहाँ ले जा रहे हो वो पैसा, क्योंकि वहाँ तो इतनी पेनल्टी बनती है. Is this okay? So, container detention charges in amount exceeding rate prescribed by Director General of Shipping. And last C is P&I Club. Membership of P&I Club. P&I Club is Protection and Indemnity Club. ये ऐसा क्लब है जो आपको प्रोटेक्शन भी देता है, इंडेमनिटी भी देता है. ये बिजनेसमैन का क्लब है इंटरनेशनल लेवल. इसमें ऐसा होगा कि कल को अगर मुझे बिजनेस सेटअप करना है साउथ अफ्रीका में, मैं इंडिया में बिजनेस है, साउथ अफ्रीका में सेटअप करना है, तो इस क्लब के जो साउथ अफ्रीका के मेंबर्स होंगे मुझे हेल्प करेंगे, नॉट फाइनेंशियली. ये मुझे हेल्प करेंगे कि मैं उस बिज़नेस को वहाँ सेटअप करूँ, सारे रिसर्च कहाँ सेट करना चाहिए वगैरह. मैंने सेट किया, नहीं चला, तो जो लॉस होगा वो इंडेमनीफाई, मेरा पूरा बिजनेस बंद हो गया तो वो पूरा इंडेमनीफाई करेगा ये क्लब. सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज एज गुड एज इंश्योरेंस. बट आई होप यू नो, इंश्योरेंस में तुम जितने ज़्यादा बीमार होगे उतना महंगा प्रीमियम होता है. सिमिलरली यहाँ तुम्हारी जितनी हालत ख़राब है उतना महंगा मेम्बरशिप फीस होता है. ओके, इसलिए हमने बोला सीजी से पूछ के करो. बुरी बात नहीं है क्योंकि इन अ वे इंश्योरेंस ही तो हो रहा है, बट पूछ के करो ना, पता नहीं कितने पैसे लग जाए. ओके, सो दैट इज़ Schedule 2. Moving ahead to Schedule 3, which are freely permitted to an extent. उसके बाद आरबीआई से पूछना है. ये वो हैं जो डे टू डे हो रहे हैं. इसमें भी आरएफसी से करोगे तो कोई खर्चा, कोई अप्रूवल नहीं लगेगा. ओके, दिस इज पीएम मोदी जी सीबेड. वी रिमेंबर इट एज पीएम मोदी जी सीबेड. उसका लॉजिक वो है, मोदी जी ने जब से गवर्नमेंट संभाली इज नॉट टेकन अ सिंगल डे का लीव, तो हम उन्हें बोल रहे थोड़ा सा रेस्ट कर लो. हम उन्हें ये नहीं बोल रहे हट जाओ. सो ऑल द पॉलिटिकल सपोर्टर्स प्लीज़ रिलैक्स. हम ये बोल रहे थोड़ा आराम भी कर लो. ओके, वी सेइंग दैट सो दैट ये निमोनिक याद हो जाए, और कुछ नहीं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है. सो काम डाउन. ओके, सो पीएम मोदी जी सीबेड. सबसे पहले पी इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिएम्बर्समेंट. सो रिएम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. कंपनीज कभी कभी अपने प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिएम्बर्स करती हैं. अगर रिएम्बर्समेंट में आप जो रिएम्बर्स कर रहे हो, अगर दैट इज़ बीइंग रिएम्बर्स टू अ फॉरेनर, प्रमोटर जो है वो फॉरेनर है, तो फॉरेन करेंसी जाएगा. तो हमने बोला देख भाई, हम कितना अलाउ करेंगे, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया. तो जितना इन्वेस्टमेंट लाया तो उसका 5% या फिर 1 लाख. मेरी बात ध्यान से सुना, प्री इनकॉर्पोरेशन रिएम्बर्स हो रहा है, उसका कैपिटल रिएम्बर्स नहीं हो रहा है. हम करंट अकाउंट की बात करें, कैपिटल देंगे तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना. हम सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चा हो उसकी बात करें, तो जो भी इंडिया में लाया उसका 5% या फिर $1 लाख. मुझे बताओ विच एवर क्या होना चाहिए. ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होना चाहिए? लोअर, ताकि कम पैसे जाएँ. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, यहाँ ना ये वर्ड यूज़ हुआ है, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया. अगर आप विच लोअर रखोगे ना तो पब्लिक इंडिया में ज़्यादा पैसे नहीं लगेगी, क्योंकि कितना भी ले जाओ प्री इनकॉर्पोरेशन में, कितना भी खर्च दो, एट दी एंड देते तो वो मैक्सिमम 1 लाख ही है ना. तो इसलिए दिव सेड कि नहीं, विच एवर इज़ हायर, जितना तुम ज़्यादा लाओगे उतना ज़्यादा तुम रिएम्बर्समेंट भी ले जा सकते हो. इससे क्या होगा, इनफ्लो स्टॉप नहीं होगा, आउटफ्लो स्टॉप होगा. हमें इनफ्लो रोक के बिना आउटफ्लो रोकना है. ठीक है, इफ़ यू लाइक मैम ये तो गलत हो गया, विच एवर हायर में हमेशा 1 लाख आएगा. ठीक है, समझा मेरे को. नाउ लिसन टू मी फर्स्ट. लेट्स से वो लाया 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया. ठीक है, उसका 5% कम्स टू, निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो. 5 लाख आया, 5 लाख, थैंक यू, 5 लाख आएगा. ठीक है, $5 लाख और $1 लाख विच एवर इज हायर. ठीक है, हायर आएगा मैम ऐसे तो 5 लाख आएगा. ये हो गया, ये ना लिमिट है, ये अलाउड नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड. अब हमें ये देखना पड़ेगा कंपनी उसको रीइंबर्स कितना करेगी, उतना ही जितना उसने खर्चा किया ना. अगर उसने प्री इनकॉर्पोरेशन से $50,000 खर्चा किया है तो कंपनी उसको 5 लाख क्यों देगी? कंपनी पागल है क्या? कंपनीज एक्ट भी तो जिंदा है ना अभी.
अब द क्वेश्चन इज कंपनी कितना दे रही है, उसको इस लिमिट से कंपेयर करके सिर्फ अप्रूवल देखना है, ऐसा नहीं कि इतना तो देना ही पड़ेगा, अरे जितना खर्चा होगा उतना ही तो दूंगी। ओके, सो प्लीज़ डो नॉट हायर में तो हायर वाला देंगे, दे नहीं रहे हैं, लिमिट है, कंपेयर करेंगे और फिर उस हिसाब से देंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट इफ लिमिट एक्सीड, इफ टू आस्क आरबीआई, पीएम। नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हो ना, आपके 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला खर्चा होता है जो कि है ट्रीटमेंट का। हमने बोला देख भाई ट्रीटमेंट के लिए कितना अलाउड है, ट्रीटमेंट के लिए $2.5 लाख। यहाँ ना लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम चलता है गैस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसमें सबको $2.5 लाख है, $2.5 लाख मेजॉरिटी चीज़ है, ठीक है। सो वी अलाउड $2,50,000 और वॉट एवर द अदर हॉस्पिटल सेज। बस ये बताओ विच एवर क्या रखना चाहिए, लोअर रखते हैं, पैसे बचेंगे मैम, सही बात है। हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन करने पे बोले $3 लाख लगेंगे, तो हम बोले भाई लोअर में हमारे तो 2.5 आ रहा है, 2.5 या 3 जो तू बोले विच एवर इज लोअर, 2.5 आ रहा है, तो एक काम कर तू 2.5 लाख ले ले, एंड में स्टिचेस मत लगाना, खुला छोड़ देना हमें, कर सकते हो आप ऐसा नहीं ना। सो विच एवर इज हायर, आई होप यू गेटिंग, लोअर कैसे रख सकते हो यार, कुछ भी विच एवर इज हायर इज द लिमिट। इसका इतना तो देना ही पड़ेगा, क्या हॉस्पिटल रिश्तेदार है हमारा जो दे आएंगे, हम उतना ही देंगे ना जितने का बिल हुआ है, सिर्फ ये चेक करेंगे आरबीआई अप्रूवल लेना है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट के बाद एक जो आपका जो रिलेटिव है, जो पेशेंट है, वो सीधा हॉस्पिटल में लैंड होता है, हॉस्पिटल से टेक ऑफ, हॉस्पिटल से टेक ऑफ हायरा। सो कैसे होगा वो, ऑब्वियसली वो किसी कहीं तो रहेगा ना। एक तो एवरी एलिमेंट डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, हो सकता है उसको जाना ही ना पड़े, वो बाहर ही रह रहा हो, तो उसका खुद का मेंटेनेंस के लिए हमने उसे $2.5 लाख अलग से अलाउ करें, प्लस उसको अकेले ही भेज देते ना, अपना ड्रिप पकड़ के खुद ही वापस आ जाना ग्लूकोज का बॉटल लेके, नहीं तो उसके साथ एक रिलेटिव जाता है जिसको साइंस में बोलते हैं पेशेंट, सॉरी अटेंडेंट। तो अटेंडेंट के लिए $2.5 लाख अलग से, वो तो नहीं बोलेगा ना कि हॉस्पिटल में बेड पे थोड़ा शिफ्ट होना, मेरे को ही बाजू में सोना है, वो तो कहीं रहेगा, तो उसका खर्चा भी $2.5 लाख, ठीक है। सो ये 3 खर्चे अलाउड है मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे। नेक्स्ट इज मोदी, एम इज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड मतलब या तो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इट डिपेंड्स ऑन तुम कौन, जो भेज रहा है वो कौन है, इज ही अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, और इज ही अ परमानेंट रेसिडेंट। देखो परमानेंट रेसिडेंट ऐसा है वो खुद यहाँ रहने वाला है, सब भेज देगा तो खुद क्या खाएगा, ठीक है। और अगर आप रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट हो, तो तुम आज नहीं तो कल जाने वाले हो, तुम्हारे पैसे रोक के हम क्या करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट रेसिडेंट फर्स्ट। तूने आज नहीं तो कल जाना ही जाना है, ठीक है। तो सॉरी, परमानेंट रेसिडेंट इज तू खुद यहाँ रहने वाला है, तो सारे पैसे भेज देगा तो तू क्या खाएगा, तो तेरे को भाई $2.5 लाख ही अलाउड है। लेकिन अगर तुम नॉट परमानेंट हो, तो तुम आज नहीं तो कल जाओगे, तुम्हारे पैसे रख के हम क्या करेंगे, तो तुम्हें नेट सैलरी अलाउड, नेट टैक्स और पीएफ काट के, उसके बिना तो हम इंडिया वालों को नहीं देते, ठीक है। इतना तुम भेज सकते हो ना। तो क्वेश्चन मैम परमानेंट नॉट परमानेंट क्या होता है, सी व्हेन यू टॉक अबाउट परमानेंट रेसिडेंट इज समबडी हु इज़ हियर ओनली, नॉट परमानेंट का क्वेश्चन है। नॉट परमानेंट वो है जो कि ही कम्स टू इंडिया फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, वो जो भी हो, चाहे वो 10 साल ही क्यों ना हो, मतलब वो वीज़ा पे आया है, या फिर ही कम्स फॉर अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन। अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन मतलब उसने को वीज़ा नहीं लगा, किसको वीज़ा नहीं लगता इंडिया आने में, हमें सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। ही इज़ कम फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, तो वीज़ा पे आया। अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन गोज बैक विद इन 3 ईयर्स, उसका जो जॉब वगैरह के लिए आया 3 साल में खत्म हो जाए, तो या तो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन 10 साल भी हुआ तो भी चलेगा, हाँ गाइस, वो नॉट परमानेंट है। अनस्पेसिफाइड में 3 साल के अंदर वापस जाना पड़ता है, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड और ढंग से बताएं तो या तो वो कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, अदर देन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमेशा $2.5 लाख वाले में डालता है, ठीक है। सो सिटीजन फॉरेन कंट्री का, ठीक है, फॉरेन कंट्री के सिटीजन को यहाँ आने के लिए वीज़ा लगेगा, तो हमने बोला भाई तो तू 3 साल तो तू स्पेसिफाइड ड्यूरेशन वाला है। लेकिन या फिर वो इंडियन सिटीजन है जो बाहर रहता है, कितने इंडियंस हैं ना जो बाहर रहते हैं, वो वहाँ पे जॉब करता है, उसने उसको इंडिया भेज दिया जॉब वाले ने, तो वो टेम्परेरी टाइम के लिए उसको वीज़ा नहीं लगेगा, बट ही हैज़ टू गो बैक विद इन 3 ईयर्स। दिस इज कॉल्ड परमानेंट नॉट परमानेंट। तुम बस इतना याद रखो, जो परमानेंट है वो खुद भी तो यहाँ रहेगा तो $2.5 लाख, जो खुद ही परमानेंट है उसके पैसे रोक के क्या करें, तेरे 3 लाख, ठीक है। सो पीएम मोदी जी हो गया, पीएम मोदी हो गया। पी वॉज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट, एम वॉज मेडिकल ट्रीटमेंट, एम वॉज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, जी इस 2 जी हैं। पहला जी इज गिफ्ट गोइंग अब्रॉड। गोइंग अब्रॉड 3 पर्पज से जाते हो बिजनेस को छोड़ के, ठीक है। या तो वेकेशन पे जाओगे, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड प्राइवेट विजिट, उसके लिए भी $2.5 लाख लिबरलाइज रेमिटेंस की। या फिर आप जाओगे आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, वापस $2.5 लाख। या फिर लास्टली आप जा सकते हो स्टडीज़ के लिए, उसके लिए $2.5 लाख, और जो वहाँ का इंस्टीट्यूट बोले विच एवर इज
हायर ही रखना पड़ेगा ना, वरना ऐसे थोड़ी बोले अच्छा चल डिग्री मत देना 50,000 कम ले ले, वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए विच एवर इज हायर। ठीक है ना, पीएम मोदी G1 हो गया। अब आते हैं G2 पे। G2 इज गिफ्ट। गिफ्ट $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर अलाउड है, देने वाले के, लेने वाले का नहीं। हर एक कोई 2.5 लेगा तो हम तो देते थे तो पागल हो जाएंगे। हमें देना, एक इंसान को $2.5 लाख अलाउड है, तुम कितने भी लोगों में बांट दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट C1। C1 इज कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इन इंडिया। इंडिया में प्लॉट ऑफ लैंड है जो बेचा हमने इंडिया के बाहर, तो एजेंट वहाँ का इन्वॉल्व हुआ, उसको कमीशन दे रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि वहाँ जो बिका तो वहाँ से करेंसी इंडिया में वापस आनी चाहिए। ऐसा ना हो पैसा वहीं के वहीं इन्वेस्ट हो जाए, पहले एक बार तो इंडिया में आओ। ठीक है, सो उसके लिए उन्होंने बोला देख भाई तेरी कमीशन होगी 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, जितना इंडिया में आया, या $25,000, विच एवर इज। लोअर रखोगी तो इनवर्ड रेमिटेंस वर्ड वेस्ट हो जाएगा, विच एवर इज हायर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस है। ओके, एंड एक बार बहुत सारा इनवर्ड रेमिटेंस आ गया, उसके बाद विच एवर इज हायर के केस में जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा हम रेमिट कर पाएंगे। इज दिस ओके? ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू C2। C2 इज कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मतलब तुम्हें पता है कंसल्टेंसी इंडिया के बाहर से बहुत लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है क्यों ली। अगर तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ली या किसी और प्रोजेक्ट के लिए ली, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बहुत महंगा होता है। अब तक की तुम्हारी सबसे 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 बड़ी लिमिट आ रही है। अब तक 2.5 लाख में जी रहे थे, दिस इज $1 करोड़। मतलब 1 करोड़ है, 1 करोड़। और बाकी प्रोजेक्ट्स खैर कंसल्टेंसी महंगी सर्विस होती है तो 1 0 कम, विच इज़ $10 लाख। मेक सेंस? ठीक है, सो पी क्या था? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिएम्बर्समेंट। M मेडिकल ट्रीटमेंट। M मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। G1 गोइंग अब्रॉड, वो 3 वाले। G2 गिफ्ट। C1 कमीशन, सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इन इंडिया। C2 कंसल्टेंसी। अब आते हैं B, बिजनेस के लिए जा रहे हो तो बिजनेस ट्रैवल जाओ या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाओ, सब में $2.5 लाख अलाउड है। ठीक है, E इमिग्रेशन, परमानेंट सेटलमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो इमिग्रेशन अलग होते हैं, आई होप यू नो। इमिग्रेशन इज परमानेंट सेटलमेंट आउटसाइड इंडिया, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो हमने तेरे को बोला एक भाई $2.5 लाख तो हमारी तरफ से अलाउड है, या जितना तेरी वो कंट्री अलाउ करे, विच एवर इज हायर, जितना ले जाते होगा उतना ही तो लेके जाएगा, हम दे थोड़ी रहे अपनी तरफ से। जाने वाले को नहीं रोक रहे तो उसका पैसा क्यों रोकें? ठीक है, एंड D इज डोनेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना। डोनेशन, लेकिन डोनेशन इस पर डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है। डोनेशन ना 2 लोग दे सकते हैं, तो इंडिविजुअल दे सकता है, कंपनी दे सकती है। इंडिविजुअल का वही जितना गिफ्ट अलाउड है $2.5 लाख, बट अगर कंपनी दे रही है तो ये 3 पर्पस हैं जिसके लिए अलाउड है। ठीक है, और ये लिमिट है जितना अलाउड है। ठीक है, पर्पस इज क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, टू एनी अदर फंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, या एनी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विच इज़ इन द सेम फील्ड एज माई, लाइक आई एम ऑल्सो टेक्निकल, दे ऑल्सो टेक्निकल, सेम फील्ड है, तो हम उन्हें डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है, कितना दे सकते हैं? जितना तुमने कमाया पिछले 3 साल में, एवरेज कुछ नहीं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स 3 साल का टोटल मार के उसका 1%। ठीक है, और $50 लाख। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दो विच इज हाई रखें या लोअर रखें। इफ यू लाइक मैम हाई रखते ना तो पब्लिक क्यों? पब्लिक ज़्यादा कमाएगी। डोनेट करने के लिए कोई ज़्यादा कमाता है आज तक? नहीं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तुम हाई रखोगे ना तो कोई भी चिंदी पिंदी उठ के बोलेगा कि नहीं $50 लाख तक तो मैं दे ही सकता हूँ ना। कल को आपके बाजू वाला आया CG के पास और बोला कि CG मेरे को ना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। CG ने बोला क्यों? बोलता है मेरे को डोनेशन देना फॉरेन कंट्री में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। हमने कहा वेरी गुड भाई, देंगे। ये बताओ तुमने पिछले 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज कमाया कितना? बोले हम क्यों फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, हमारा तो डोमेस्टिक बिजनेस है। हमने कहा वेरी स्मार्ट। कमाओगे INR में, डोनेशन दोगे फॉरेन एक्सचेंज में, तो हम उन्हें मना नहीं करते, हम उन्हें बोलते आओ लिमिट सुन लो। 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो तुम्हारी पिछले 3 साल में है, जीरो का 1%, विच कम्स टू 0। ठीक है, प्रोबेबली विल कम टू एन एरर एनीवेज। एंड 50 लाख विच एवर इज लोअर, विच इज अगेन 0। दिस इज द स्वीटर वे टू से गेट लॉस्ट। आई होप यू गेट। ठीक है, सो दिस एज शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस फॉर विच विड्रॉवल इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये हैं क्वेश्चंस। वापस क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। Mr. G, an Indian national, desires to obtain foreign exchange on current account transaction for the following purposes. Main are those purposes. You just have to identify schedule 1, 2 or 3. Payment of commission on export towards equity investment in wholly owned subsidiary abroad. Export commission on export. So if you know that schedule 1, prohibited. Remittance of hiring charges of transponder. Prohibited.
CG approval. Fat Mop CCC का T. Ramesh of Nagpur wants to travel to Nepal, and for this purpose he wants to draw foreign exchange. Nepal. Prohibited. One last, Mr. Sane or Sen, an Indian national, desires to obtain foreign exchange for the following purposes. 50,000 for winnings on a lottery ticket. Not allowed, prohibited. $1 lakh for sending a cultural troupe on a tour of USA. Cultural troupe ₹1 के लिए भी you'll have to ask CG. Okay, so there are many. Okay, so now talking about capital account transaction. अगर तुम्हें याद हो करंट में बोला था जो कैपिटल ना हो. Capital is that I told you which deals with your assets and liabilities. Okay, so we see that way. Transaction which alters the assets and liabilities in India of PROI or outside India of PRI is said to be capital account transaction. RBI has a right to control CAT we call capital account transaction. Then CATs on which restriction cannot be imposed. CATs on which restriction cannot be imposed are 4. ये 4 ऐसे हैं जिनको कभी नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते. फर्स्ट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन. लेना ही है तो लोन लेना रोको, रोकना ही है तो लोन लेना रोको, रीपेमेंट नहीं रोक सकते आप. When for example today you buy let's say plot of land in India, okay, या let's say तुम्हारा घर है, खुद का घर है, okay, let's say that's in your dad's name. इस साल ना पापा को बहुत ज़्यादा ट्रिप्स करनी पड़ी थी अब्रॉड की, ओके, सच दैट कि इंडिया में वो 182 days नहीं रहे, ओके, सो 183 रहना पड़ेगा मिनिमम, सो ही डिडंट स्टे फॉर 183 days इन दिस ईयर. बट ठीक है, आते जाते रहते थे, ट्रैवल करते थे, 1 महीना उधर 1 महीना इधर, 2 महीना उधर 1 महीना इधर, ऐसे करते करते साल खत्म हुआ, आपने कुछ नोटिस भी नहीं किया. नेक्स्ट ईयर जब पापा थॉट टू सेल ऑफ वन ऑफ हिज हाउसेस, सो व्हेन ही वांटेड टू सेल, सडनली समबडी सेड तुम नहीं बेच सकते. तो पापा ने बोला अरे मैं मेरा घर क्यों नहीं बेच सकता भाई, कौन है तू? तो उसने बोला कि नहीं मैं फेमा हूँ. तुमने बोला फेमा कहाँ से आ गया इसमें? बोले अरे तुम तो PROI हो, क्योंकि PRI से PROI होने में देर नहीं लगती. बट डज दैट मीन मैं अपना वो एसेट नहीं बेचूंगी जो मैंने तब खरीदा जब मैं PRI थी? क्योंकि जब खरीदा था तब फेमा नहीं लगा. ठीक है, तो सेम केस इन बोथ द केसेस. व्हेन आई एम डीलिंग विद एन एसेट which I had brought when I was PRI, today I could be PROI, you can't restrict that. And उल्टा, today I am PRI, मैं जब PROI थी तब मैंने एक asset खरीदा था, if I want to deal with that you cannot stop me. ठीक है. And lastly is inheritance. Even that cannot be restricted because inheritance में किसी ने लिख दिया मेरे नाम का अपनी प्रॉपर्टी, तुम बोलते नहीं इसको नहीं दे सकते, कैपिटल अकाउंट है. अरे तो पूछ क्या उसको किसको दे सकते हैं, इसलिए you can't stop it. Next, CATs which are not permitted, these are still restricted and we remember them as PROI really can't. Okay, PROI really can't because PROI cannot invest in these 5 businesses. 5 businesses R, C, A, N, T, 5 businesses. ठीक है, so PROI really can't. We remember PROI really can't so that तुम्हें याद रहे PROI नहीं कर सकता ये चीज़ें. ठीक है, so you cannot invest in 5 businesses. First is real estate, second is chit fund, third is agriculture, N is Nidhi and T is TDRs, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. कोई भी कंपनी जो इन 5 बिजनेसेस में हो उसमें PROI कैनॉट इन्वेस्ट. ओके, नेक्स्ट आफ्टर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इज देयर इन द सिलेबस. RBI हैज़ अ राइट ओवर एक्सपोर्ट्स. आपको एक्सपोर्ट अगर करना हो तो उससे पहले आपको RBI का अप्रूवल चाहिए. RBI को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है. उस डिक्लेरेशन में यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर, द एक्सपोर्ट मटीरियल, the whatever time is going to take, when is the payment going to come, and most important the value of goods exported. But at times it so happens कि यार आज उसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, पहले आज कैसे नहीं पता. there is a possibility कि इस पे ना हम 2 प्रोसेस यहाँ करते हैं, फिर इट इज़ नॉट इन मार्केटेबल कंडीशन, हम उसे भेज देते हैं वहाँ पे, इस पे और 2 प्रोसेस होते हैं और उसके बाद जाके इट कम्स इन टू मार्केटेबल कंडीशन. और जब तक वो मार्केटेबल कंडीशन में नहीं आएगा मैं कैसे बता दूँ उसका प्राइस क्या होगा. तो जैसे कोई बात नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दे. कॉस्ट शीट तो बनाते होगे, कॉस्ट शीट जो बनाई है उसमें से बता दो हमें वैल्यू ऑफ गुड्स. सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी पड़ेगी, बट वैल्यू तो बतानी पड़ेगी. एक बार RBI अलाउज इट तो फिर तुमसे ज़्यादा ना RBI इंतजार करता है उस रिकवरी ऑफ अमाउंट का. ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दिस रिपैट्रिएशन जो अब नहीं रहा, सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये पूरा कष्ट कम हो गया अपने लाइफ का. पोजेशन एंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन लेना. नॉर्मली देयर इज AP हट गया सिलेबस से, बट आई होप यू नो AP इज ऑथराइज पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करता है, मतलब अपने लिए फॉरेन एक्सचेंज एसेट है, उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है. ठीक है, सो AP जितनी चाहे फॉरेन एक्सचेंज पोजेस कर सकता है, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ करेंसी, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स. AP जितनी चाहे फॉरेन एक्सचेंज रख सकता है. ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मल इंडिविजुअल्स,
कॉइन्स में चिल्लर तुम कितनी भी रखो, गोनी भर के रखो बस, बट इन करेंसी अलाउड ओनली $2000 और इक्विवेलेंट, कोई और करेंसी है तो इक्विवेलेंट, ठीक है. सो इफ एन AP कैन कीप एनी विदाउट एनी लिमिट दिस, without any limit foreign exchange, whereas when it comes to individuals, coins without any limit, but this is up to $2000. Okay, the last part of FEMA is adjudication procedure. वापस एक फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है, too many flow charts, but ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम फ्लो चार्ट खुद ही बना लेंगे, बिकॉज लेटर ऑन यूल रियलाइज अब एडजुडिकेशन हमें ईजी लग रहा है, ठीक है. सो ना कमिंग बैक, टॉकिंग अबाउट एडजुडिकेशन प्रोसीजर, यहाँ पे फेमा में जो फर्स्ट अथॉरिटी होती है, अगेन इट्स कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है. आई होप यू रिमेंबर सैट, सेबी में सैट मतलब फेमा में फैट नहीं होता है, AT होता है, ठीक है. बट यहाँ AT से पहले एक और अथॉरिटी है, उस कॉल्ड एज SD अपील्स, स्पेशल डायरेक्टर ब्रैकेट में अपील्स, ओके. वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 45 days एंड देन वील गो अहेड, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ A वील चेक वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट. आंसर येस हुआ तो एंड, अगर आंसर नो हुआ तो हम जाएंगे किसके पास, AT जाना चाहिए, बट AT से पहले आप SD अपील्स, स्पेशल डायरेक्टर अपील्स विच यू गो विद इन 45 days, ठीक है. उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ SD अपील्स. इसके बाद अगेन आई चेक विद आई एम सेटिस्फाइड और नॉट. येस तो एंड, नो तो अब चलेंगे ना AT के पास. सो अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ का एपेलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के बराबर नहीं है, ठीक है. सो इसके खिलाफ अपन हाई कोर्ट जाएंगे, पहले अपील कर ली 45 days में, इसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ AT. ऑर्डर ऑफ AT से अगेन आई चेक सेटिस्फाइड और नॉट, एंड फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के बेस पे चलेंगे. इफ सेटिस्फाइड तो एंड, नॉट सेटिस्फाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फैक्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के लिए भी तो लॉ और फैक्ट देखना पड़ेगा. इफ इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो फिर तो एंड. लेकिन इफ इट टर्न्स आउट टू बी क्वेश्चन ऑफ लॉ तो फिर हाई कोर्ट 60 days, they may give you further extension of 60 days. Order of High Court is final and binding. So if you understand, this end. Okay, so this completes your FEMA. Okay, again ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, क्विकली करोगे तो हो जाएगा, ठीक है. अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको जिस भी सब्जेक्ट विच एवर चैप्टर यू आर स्टडिंग, देयर कुड बी सर्टेन चैप्टर्स तुमने नहीं देखा, तो इफ़ यू हैव एनी मोर देन क्वेरीज just send us your name with your order number or however you purchase these lectures. वो भेज दो हमें, हम आपको WhatsApp पे भेजना है ये इस नंबर पे, so that we'll add you to a group जहाँ पे कोई भी updates होंगे या MCQs का कुछ तरीका होगा, we'll tell you all of that. You can only message on this number, you can't call on this number, office number, okay. So this is something for your help फॉर नाउ. बट हाँ, इसमें अगर आपने ऑर्डर आईडी नहीं लिखा, विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, ठीक है. सो फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू. अब इफ़ यू अंडरस्टैंड, आफ्टर फेमा देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग, देयर इज सेक्रा, दिस इज सरफेजी, मनी लॉन्ड्रिंग सरफेजी, देन देयर इज आर्बिट्रेशन एंड FCRA, एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट IBC, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद IBC एंड देन विल गो ऑन टू द स्मॉलर चैप्टर्स, ठीक है. सो मूविंग अहेड विद IBC.